नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। पेपर 1 के खंड 2 की पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि खंड 1 में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे खंड ख में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी कि हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जब हम 19वीं शताब्दी में बात करते हैं कि हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को स्वीकार करना शुरू किया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो हम कहते हैं वह राजनीतिक विचार जो प्लेटो से लेकर मार्क्स तक हमें दिखाई दिए। और उसके बाद हम बात करते हैं डेविड ईस्टन की, जिसने व्यवहारवाद के माध्यम से आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्घोष किया। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमने कहा ना तो राज्य आवश्यक है ना सरकार आवश्यक है, दोनों अपने अपने रूप में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्दावली हमने बदल दी। राज्य व सरकार के लिए जो शब्दावली प्रयोग में आई वह आई राजनीतिक व्यवस्था। जैसे आज आपने सुना होगा कि सरकार गलत नहीं है, राज्य गलत नहीं है, दिस इज अ सिस्टम फेलियर। ये जो सिस्टम फेलियर है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक नया शब्द है। यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ पर व्यवस्था राज्य व सरकार राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हम दो विचारकों का अध्ययन करेंगे, एक डेविड ईस्टन और एक आर्मंड एंड पावेल। इसके बारे में विशेष अध्ययन हम दोबारा करेंगे। हमने ये बात करी कि जब हम परंपरागत से आधुनिक रूप में आ रहे हैं तो क्या हमने परंपरा को छोड़ दिया? नहीं, हमने बदलती परिस्थितियों व समय के अनुसार कुछ परिवर्तनों को स्वीकार किया। समय के अनुसार हमने चलने का प्रयास किया। जब हम नए दृष्टिकोण से समाज को और हर परिस्थिति को देखते हैं तो उसका अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण में। अर्थात जो परंपरागत स्वरूप है उसको तो हम स्वीकार करेंगे, परंतु समय को गति प्रदान करते हुए विकास को समझने के लिए हम राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक रूप में स्वीकार करेंगे। यहीं से दूसरा टॉपिक शुरू होता है, राजनीतिक विकास। यहाँ हम बात करेंगे अगर व्यवस्था जनता के अनुरूप है तो राजनीतिक विकास सही है, और अगर जनता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो वह राजनीतिक पतन की स्थिति होती है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन के बीच में एक अवधारणा और है, वह है राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल क्राइसिस। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस या सबसे बड़ा संकट कौन सा है? हम सबको पता है, पैंडेमिक कोविड-19, जिससे आज हर राजनीतिक व्यवस्था, वो चाहे अमेरिका की हो, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो भारत की हो, वह इससे समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नरत है। यहाँ से अपन आगे चलते हैं कि अगर राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही है तो वो किस रूप में जनता के समक्ष कार्य कर रही है। यहाँ पर दो तीन स्वरूप आते हैं। एक, सरकार का रूप कैसे होगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थात जहाँ जनता के प्रतिनिधि जनता के इच्छाओं के अनुसार शासन चलाते हैं। निरंकुशता, जहाँ पर प्रतिनिधि या जहाँ पर सरकार चलाने वाले जनता के हितों को कभी अपने अपने हित व राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। अगर लोकतंत्र है और राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और वह कार्य करना चाहते हैं तो वह किसके माध्यम से करेंगे? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण व्हील्स होते हैं, दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। पहला है राजनीतिक दल और दूसरा है दबाव समूह। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे खंड ख में। अर्थात राजनीतिक दल और दबाव समूह से लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि होंगे जो कार्य करेंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, कि हर राजनीतिक व्यवस्था ने किस प्रकार से जनता के प्रतिनिधियों को चयन करने का एक
व्यवस्था को स्वीकार कर रखा है। अब जो प्रतिनिधि हमारे चयनित होकर आते हैं और सरकार को चलाते हैं, वो हर 5 साल में या 6 साल में बदले जाते हैं। तो क्या हर 5 साल 6 साल में संविधान बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, नियम बदल जाएंगे? नहीं, ये नहीं बदलेंगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? विधि के अनुरूप शासन व्यवस्था अर्थात रूल ऑफ लॉ की जनता के प्रतिनिधि जनता के अनुसार जब शासन व्यवस्था को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे, तो सर्वोपरि जनता के प्रतिनिधि नहीं अपितु सरकार के बनाए हुए नियम अर्थात संविधान। विधि के शासन में हम बात करेंगे सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार सरकार को चलाने में सहयोग देते हैं। यहाँ आपको 12th में भी पढ़ा होगा। व्यवस्थापिका वह संस्था है जो कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन व्यवस्था को सही रूप से न्यायोचित है या नहीं है उसको परिभाषित करती है। धन्यवाद।